अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बहुत ही दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको साथ-साथ अपडेट्स मिलती रहती हैं कि मैं कहाँ बिज़ी हूँ। लेकिन जो यूट्यूब की मेरी फैमिली है उनको थोड़ा-सा वेट करना पड़ता है वीडियो के लिए। मुझे अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह बेटा अता किया है, तो पिछले 2-3 महीनों से मैं बस बेबी के साथ बिज़ी थी। और आपको पता है कि न्यू बॉर्न बेबी के साथ कितना ज़्यादा टाइम जो है वो बेबी को देना होता है और रूटीन भी कुछ ठीक नहीं होती और ख़ुद अपनी रिकवरी के लिए भी मैं ये चाह रही थी कि मैं एक दफ़ा फुली रिकवर हो जाऊँ, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो है वो वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ रहे थे कि यूके का जो मेडिकल सिस्टम है वो मुझे कैसा लगा है। और मेरे पहले 2 बच्चों की पैदाइश जो है वो जर्मनी में हुई थी, तो जर्मनी में और यूके में क्या डिफ़रेंस है, जो इनका जो मैटरनिटी का है सारा ना। तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ ही तकरीबन आगे पीछे ही तकरीबन इधर यूके में मूव हुए हैं जब ब्रेक्सिट हुआ है ना, तो इस वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं मुझसे इस किस्म की बातें पूछ रहे थे। तो मैं सोचा कि वीडियो बना के उसमें फिर मैं आपको डिटेल से बताती हूँ और बहुत सारी इंशाल्लाह मैं आपको टिप्स भी दूँगी आज की वीडियो में कि यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम के साथ आपको कौन सी चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपको अपने राइट्स का पता हो। और बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो एक्सपेक्ट कर रही हैं इस टाइम पे उनको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए यहाँ के सिस्टम का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जर्मनी में ये सिस्टम है कि जैसे ही आपको अपनी प्रेगनेंसी का पता चले, तो आप अपने एरिया में कोई भी जो भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो आप चाहते हैं कि जिनके पास आप जाएँ, वहाँ से आप अपॉइंटमेंट लेके तो उनसे आपका जो है वो अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो जाती हैं। यूके में ये है कि आप खुद से गायनेकोलॉजिस्ट कोई चूज़ नहीं कर सकते। आपको जैसे जो करीबी हॉस्पिटल होता है, जो भी आप मतलब हॉस्पिटल आप खुद से चूज़ कर सकते हैं सेल्फ रेफरल के थ्रू। और उसके बाद फिर आगे से जो हॉस्पिटल है वो खुद ही आपको सिस्टम के अंदर ऐड कर लेते हैं और जो भी गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं वो उस हिसाब से फिर आपको चेक करते जाते हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो हर चेकअप पे गायनेकोलॉजिस्ट आपको चेक नहीं करेंगी, बल्कि मिडवाइव्स होती हैं जो कि आपको चेक करती हैं। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है या आपके कोई कंसर्न्स हैं, तो फिर 1 या 2 अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट के साथ होती हैं, वरना मिडवाइव्स ही आपको चेकअप करती हैं सारा। जबकि जर्मनी में ये होता है कि जैसे ही आपको अपनी प्रेगनेंसी का पता चले, आप जो भी गायनेकोलॉजिस्ट आप चाहती हैं कि आप उनको चेकअप करवाना चाहें, आप उनसे अपॉइंटमेंट लेके तो उसके बाद फिर हर अपॉइंटमेंट पे गायनेकोलॉजिस्ट ही चेक करती हैं। तो जर्मनी में दोनों बच्चों की दफ़ा मैंने एक ही गायनेकोलॉजिस्ट थी मेरी, और मैंने अपने एरिया में पता करके अच्छे तरीके से रिसर्च करके कि मुझे कौन सी जो हैं जो जिनकी जिसे कहते हैं ना ज़्यादा अच्छी, जिनके रिव्यूज़ अच्छे हैं उनको मैंने अपना गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो उनसे मैंने अपॉइंटमेंट्स ली थी। और साथ में मैंने ये भी मेक श्योर किया था कि उनको इंग्लिश आती हो, क्योंकि मुझे जर्मन की निस्बत इंग्लिश में बात करना ईजी था। और हर चेकअप्स जो मेरे जर्मनी में भी होते रहे हैं वो बहुत डिटेल्ड चेकअप होते रहे हैं। और बल्कि मेरे साथ की जो और भी मेरी फ्रेंड्स वगैरह थीं, उनके इतने डिटेल से चेकअप्स नहीं होते थे जिस तरह के मेरी गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं जर्मनी में वो करती थीं। तो मेरा जर्मनी में भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। बाकी जो हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होता है आफ्टर बर्थ, जब आप वहाँ पे हॉस्पिटल में रहते हो, तो दोनों बच्चों की दफ़ा ही नॉर्मल था, मतलब नॉट बैड, कोई इतना एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट भी मुझे नहीं लगा था। और बल्कि जर्मनी में मुझे बल्कि बाज़ दफ़ा लगता था कि जो मिडवाइव्स होती हैं ना, या जो बीच में नर्सेज़ होती हैं, वो थोड़ी-सी रूड भी हो जाती हैं कभी-कभार, और हर काम के लिए आपको कहना पड़ता है। और जो यूके का हेल्थ केयर सिस्टम है उसके बारे में तो आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, मैंने भी सुनी हुई थी और मैं काफ़ी डरी हुई थी कि यहाँ पे पता नहीं क्या सलूक होगा मेरे साथ। क्योंकि मेरी फ्रेंड्स भी, मेरी कज़न्स और मेरी जितने भी लोग इर्द-गिर्द के जानने वाले थे, सबकी तरफ से मैंने यही सुना हुआ था कि यहाँ का जो सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है। लेकिन ये है कि क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी में थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, तो इस वजह से मुझे हर दफ़ा गायनेकोलॉजिस्ट ही चेक करती थीं। और उसके बाद फिर मुझे डायबिटीज़ भी हो गई थी, तो इस वजह से मेरे चेकअप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जैसे मुझे जल्दी-जल्दी अपॉइंटमेंट्स मिलती थीं।
अगर तो आपकी प्रेगनेंसी जो है वो स्मूथ जा रही हो और उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो फिर आपको गायनेकोलॉजिस्ट चेक नहीं करेंगी, फिर आपको सिर्फ मिडवाइफ्स चेक करती हैं। और मिडवाइफ्स का चेक करने का तरीका है मतलब मुझे तो कोई वो उसमें नहीं लगा कि उसमें आप मतलब खाली जैसे ब्लड प्रेशर चेक कर दिया या आपसे पूछ लेते हैं कि आपको कोई कंसर्न्स तो नहीं है। तो अम, कई मिडवाइफ्स के अपॉइंटमेंट्स जो है वो मैं कैंसिल भी करवा देती थी क्योंकि मुझे लगता था कि उसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए अगर आपसे केस हिस्ट्री जब ख़ास तौर पे ली जाती है तो उस टाइम पे ज़रूर मेंशन करें अगर आपके कोई भी कंसर्न्स हैं या अगर आपकी पहली प्रेगनेंसीज़ में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हुई हों तो वो ज़रूर डॉक्टर को बताएं ताकि आपका जो चेकअप है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके। अच्छा, उसके बाद जहाँ तक हॉस्पिटल में आफ्टर केयर जो होती है उस हवाले से मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा अनएक्सपेक्टेडली। मिडवाइफ्स भी बहुत अच्छी थीं, नर्सेस भी बहुत अच्छी थीं और क्योंकि मुझे और बेबी को कुछ ज़्यादा दिन के लिए हॉस्पिटल में रुकना था, तो हमें अलग से एक सेपरेट रूम भी दिया था और काफ़ी अच्छा बहरहाल मुझे लगा इनका सिस्टम। लेकिन मैं आपको बताऊँ हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है। बहुत सारे लोगों की मैंने बहुत स्टोरीज़ सुनी है कि नर्सेज़ जो हैं वो ताउन नहीं करती हैं या फिर जो मिडवाइफ्स हैं वो आपकी बात नहीं सुनती हैं। तो मुझे लगता है कि लक की बात है। और दूसरा कुछ ये है कि अगर आपका कोई भी कंसर्न हो किसी भी चीज़ की आपको फ़िक्र हो कि ये काम किस तरह से होगा तो डिटेल से अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। आपको ज़रूर जो है वो सेटिस्फाई करेंगे और आपको जो भी आपके कंसर्न्स है उसके बारे में आपको बात ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ डिफरेंट है जर्मनी से वो ये है कि जो बेबी का जो फ़र्स्ट चेक होता है ना जो जिसको ऊ-आइन्स कहते हैं मेरा ख़्याल है जर्मनी में, वो वहाँ पे भी हॉस्पिटल में ही करके भेजते हैं। तो उसके बाद जो बाकी चेकअप्स होते हैं ना वो पीडियाट्रिशियन नहीं करता, बल्कि जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं करता, वो नॉर्मल जो जीपी होता है वही करता है, जो कि मुझे बड़ी अजीब लगी थी बात। क्योंकि जर्मनी में बच्चे का जो सेकंड चेकअप होता है ऊसवाए ऊदराए वो आगे चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने करना होता है। तो वो जो है वो नॉर्मल जो जीपी होता है उसने ही किया था। मतलब जीपी से मुराद जो हाउस आर्ट्स होता है। तो ये चीज़ मुझे जो है वो थोड़ी-सी किया तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से था जैसे मेरे पहले बच्चों का हुआ है, लेकिन बस वो दिल में एक बात होती है ना कि ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट तो नहीं है, ये तो नॉर्मल हाउस आर्ट्स हैं, जीपी है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी कंसर्निंग लगी थी। और दूसरा ये है कि बाद में अगर ख़ुद को कोई कंसर्न हो या आप ख़ुद से गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहें तो उसके लिए भी आपको जीपी से बात करनी पड़ेगी और वो आगे रेफ़रल भेजेगा। और यूके में रेफ़रल्स का ये हाल है कि अगर कोई सीरियस इलनेस भी है, सीरियस मसला भी है, तो जीपी ने आगे रेफ़रल भेजना है और हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल वाले आपको 6 से 12 महीने के अंदर बुलाएँगे। उतनी देर में आपका क्या से क्या बन जाए, बस अल्लाह तवक्कुल ही काम चलता है यहाँ पे। तो ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम करती हैं। जर्मनी में ये होता है कि अगर बाद में भी आपको कोई भी कंसर्न है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है 6 से 8 हफ़्ते के बाद भी, तो आप जाके गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लें, उसको चेक करवा लें। तो आपका स्कैन वगैरह भी हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड्स वगैरह भी हो जाएंगे और जो भी आपका इशू है वो आपसे फ़ौरी बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये हिसाब है कि जीपी ने रेफ़रल भेज दिया है, उसके बाद आप भूल जाएँ। आपको लेटर आएगा हॉस्पिटल से, वो लेटर जो है वो 6 महीने बाद आए, 1 महीने बाद आए, वो आपकी किस्मत पे है। अच्छा, मुझे किसी ने कहा था कि जो हॉस्पिटल में खाना मिलता है उसके बारे में भी ज़रूर बताएँ। तो खाना जो है वो अच्छा होता है। मेरा ख़्याल ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल क्या उनका मेन्यू वग़ैरह होता होगा, लेकिन जिस हॉस्पिटल में मैं थी वहाँ पे अच्छा था खाना। कुछ जो है वो खाने की क्लिप्स जो हैं वो भी बीच में ऐड कर दूँगी। बस आप ये ज़रूर देख लें कि हलाल ऑप्शंस हों। हलाल ऑप्शंस में मोस्टली मुझे जो मिलता था वो दाल, चने की दाल होती थी, बॉइल्ड राइस होते थे और साथ में बीफ करी होती थी। एक तो ये स्टैंडर्ड खाना होता था और या फिर कई बार जो है मैं वेजिटेरियन ले लेती थी, जिसमें पास्ता भी होता था कई बार वेजिटेबल पास्ता, कभी-कभार जो है वो लज़ानिया होता था, वो भी अच्छा होता था और मैं डिज़र्ट ले लेती थी। तो या फिर जैसे बॉइल्ड पोटैटोज़ या मैश्ड पोटैटोज़ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी मिल जाती हैं। तो ठीक होता है खाना, मतलब इस काबिल होता है कि आप खा सकें।
इसके बरक्स जो जर्मनी में खाना मिलता था वो मैं एक लुक़्मा भी नहीं खा सकती थी क्योंकि वो बिल्कुल ब्लैंड खाना होता है, उसमें ना नमक, ना मिर्च कुछ भी नहीं होता। तो उस लिहाज़ से यहाँ का खाना जो है वो काफ़ी बेहतर था। लेकिन जो जर्मनी की में जो नाश्ता देते हैं वो बहुत अच्छा होता है। जैसे ब्रेचेन और इस तरह की चीज़ें होती हैं। यहाँ पे खाली आपको ब्रेड दे देंगे, एक टोस्ट और साथ में जैम और साथ में 1 कप ठंडा चाय का। और बस कुछ चीज़ें वहाँ की अच्छी हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ की अच्छी हैं। तो अब मुझसे किसी ने पूछा था, इस वज़ह से मैंने सोचा ये भी आपको बता देती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरह जर्मनी में बच्चे की पैदाइश के बाद जब आप घर आते हैं तो फिर आप कोई भी हेबामा जो है उनको अपॉइंट कर सकते हैं कि वो बाद में जैसे जो मिडवाइफ्स होती हैं कि वो घर आके आपके बच्चे को चेक कर सकें। ख़ास तौर पे पहले बच्चे की दफ़ा बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता, तो वो घर पे आके बच्चे को नहलाना कैसे है या आपकी जो केयर है उसके बारे में कोई भी या फिर बच्चे के बारे में कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। वो बहुत अच्छा सिस्टम है। यहाँ पे मिडवाइफ्स आती हैं लेकिन सिर्फ़ 1 या 2 चेकअप्स करती हैं वो, उसके बाद फिर आप हेल्थ विज़िटर से राब्ता करके उनसे उनकी एक अलग टीम होती है, उनसे आप बात कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह जर्मनी में हेबामा घर आके और सारा आपको बता देते हैं, वो और चीज़ होती है और हेल्थ विज़िटर्स जो हैं वो उनका बिल्कुल और थोड़ा-सा सिस्टम होता है, तो वो चीज़ मुझे जर्मनी की बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे अम, इस तरह से मुख्तलिफ़ लगीं कि जैसे यहाँ पे यूके में आप 2 महीने तक बच्चे को कोई भी कालपोल या इस तरह की चीज़ नहीं दे सकते। लेकिन जर्मनी में इस तरह की सेप्शन मिलती है, जिस तरह बिल्कुल लाइट वो 75 एमजी की कालपोल समझ ले होती है। जो अगर खुदा न ख़ास्ता बच्चे को बुखार हो जाए या जैसे बच्चे की सुनतें वगैरह करवाई हों, उसको दर्द हो तो उस टाइम पे आप दे सकते हैं। लेकिन इधर यूके में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसके अलावा इस तरह की मेडिकेशन में कुछ चीज़ें मुझे मुख्तलिफ़ लगी जैसे जर्मनी में आपको कहीं पे भी ग्राइप वाटर नहीं मिलेगा, वो बैन है वहाँ पे। लेकिन यूके में आपको जो नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर्स हैं वहाँ पे भी मिल जाएगा, फार्मेसीज़ में भी आपको मिल जाएगा जो ग्राइप वाटर होता है। और इसके अलावा जैसे विक्स जो है वो जर्मनी में रेकमेंड करते हैं कि बच्चे को 1 साल से कम उम्र बच्चे को विक्स नहीं लगानी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे बेटे का जैसे हल्का सा जैसे नाक बंद होता है बच्चों का, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप विक्स लगा सकते हैं और स्पेशल बच्चों के लिए एक विक्स मिलती भी है। नॉर्मल विक्स नहीं, वो बेबी विक्स होती है, वो आप लगा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जैसे जो कि जर्मनी में जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से होती है, यहाँ पे थोड़ा जो है वो मुझे मुख्तलिफ़ लगा था। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी एंड पे कि चाहे आप किसी भी मुल्क में हैं, प्रेगनेंसी के दौरान हर जो अपॉइंटमेंट होती है उसकी अपनी अहमियत होती है। जैसे 20 वीक्स का के बाद जो चेकअप होता है, फिर उसके बाद डायबिटीज़ के लिए फिर जो शुगर टेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें हर अपॉइंटमेंट पे आपको पता होना चाहिए कि आज क्या टेस्ट होगा और उसका उसमें क्या-क्या चीज़ें चेक होंगी। और ख़ुद बाद में टेस्ट के बाद डॉक्टर से ज़रूर तफ़सील से पूछा करें कि क्या-क्या चीज़ें चेक हुई हैं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टेस्ट्स भी होते हैं जो कि जैसे जर्मनी में मैंने बहुत सारे टेस्ट अपने करवाए थे जो कि आपको ख़ुद पे करके करवाने पड़ते हैं, लेकिन उसमें खुदा न ख़ास्ता अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हो या कोई भी इस तरह का मसला हो तो पहले से पता चल जाता है। और इस सूरत में फिर बाज़ औक़ात मेडिकेशन वग़ैरह दे दी जाती है माँ को ताकि मज़ीद कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो ख़ुद अपने डॉक्टर से पूछ लें, क्योंकि कई बार डॉक्टर जो हैं वो ख़ुद से आपको तफ़सील से नहीं बताते। तो अगर आप पूछें, जितना आप ख़ुद कंसर्न्ड होंगे उतने ज़्यादा डॉक्टर्स भी कंसर्न्ड होते हैं। ये चीज़ मैंने जर्मनी में भी नोट की है और यहाँ पे भी, कि आप ख़ुद आपको पूछना होता है कि आपने क्या चेकअप हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, सब कुछ ठीक है या नहीं है। जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा डॉक्टर्स भी जो हैं वो केयर करते हैं। और वीडियो के आखिर पे मैं अपनी उन सब बहनों के लिए दुआ करती हूँ जो इस नेमत से महरूम है, कि अल्लाह ताला उनको अपने फ़ज़ल से, अपनी रहमत से नेक साले औलाद अता फ़रमाए। आप यकीन करें, मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने इस तरह से लिखा कि आप ही हमारे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला हमें ये नेमत दे। हमारी सास जो हैं वो हमें ताने देती हैं, हमारे ससुराल वाले जो हैं हमें ताने देती हैं।
तो मुझे इस कदर अफ़सोस हुआ ये सुन के और ये चीज़ें पढ़ के, आप यकीन करें तकलीफ़ होती है ये सोच के कि इंसान किस तरह अपने आप को खुदा समझने लग जाता है कि ये चीज़ किसी के इख्तियार में नहीं है, ये अल्लाह ताला जिसको चाहे दे, जिसको चाहे ना दे। शायद मेरे कहने से थोड़ा-सा फ़र्क पड़े। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ ऐसी बातें मत किया करें कि अब तुम भी खुशखबरी सुना दो या तुम भी कुछ करो। जिसको जो इस नेमत से महरूम है ना, उससे ज़्यादा आपको तकलीफ़ नहीं हो सकती। इसलिए खुदारा ऐसे जुमले कहना छोड़ दें, लोगों से बार-बार पूछना छोड़ दें। अगर आपको बहुत तकलीफ़ है किसी की तो आप उनके लिए दुआ कर दें। यकीन माने इस कदर तकलीफ़ होती है जब लोग ऐसी बातें लिखते हैं कि हमें अगर वाज़े अल्फाज में नहीं कहा जाता तो इशारतन हमें एहसास दिला दिया जाता है कि तुम्हारे पास ये नेमत नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ आप किसी से भी कोई भी बात कहें, एक बार ये ज़रूर सोचा करें कि आपके इन अल्फाज से अगले को कितनी तकलीफ़ पहुंच सकती है। अल्लाह ताला मेरी सब बहनों को सेहत व तंदुरुस्ती वाली नेक और साले औलाद अता फ़रमाए, आमीन। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।